आज हम बात करने वाले हैं जर्मन पीआर के हवाले से। अभी तक के वीडियोस में हमने बात कर ली कि आपने एडमिशन के लिए यूनिवर्सिटीज़ ढूंढनी कैसे हैं, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, इवन वीज़ा प्रोसीजर, वंस आप यहाँ आ जाते हो तो यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स की क्या सिचुएशन है, एवरीथिंग। अगर आपको इनमें से कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए देन यू कैन गो बैक टू माई चैनल। आप मेरी पिछली वीडियोस देख सकते हो। बट दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज जिन्होंने अपनी डिग्री जर्मनी से कंप्लीट की है या फिर जिनके पास जर्मन वर्किंग एक्सपीरियंस है। आज हम इस डिस्कशन के लिए ज्वाइन करने वाले हैं आदिल इलियास। He is basically from Pakistan, but he has done his bachelor's from Italy and master's from Germany, and currently he is working at Bosch. And वो आज हमें ज्वाइन करेंगे from US. He's currently in US, and उन्हीं से जानते हैं कि what is he doing there. And very soon he's gonna get his PR, which means he has all the information that we need. So welcome Adil, and thank you so much for joining us today. प्लीज हमें बताइएगा कि what are the basic requirements PR के लिए, and कितना अर्सा लगता है, क्या क्या requirements हैं, लैंग्वेज से लेके एक्सपीरियंस से लेके आपके एनुअल पैकेज तक। आपसे हम एनुअल पैकेज पूछेंगे नहीं, but you can just tell us range क्या है और some basic requirements. अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अलवीना फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। जैसा कि अलवीना ने कहा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी में पीआर के हवाले से कि आप परमानेंट रेजिडेंस जो है वो कब अप्लाई कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इसकी। तो इससे पहले कि मैं पीआर की बात करूं, मैं बात करूंगा कि वर्क परमिट जो आपको पीआर से पहले मिलता है, क्योंकि मुख्तलिफ तरह का आपका वर्क परमिट हो सकता है और उसकी बेस पे डिपेंड करता है कि आपको पीआर जो है वो कब मिलेगी। अब मिसाल के तौर पे अगर आप जर्मनी आते हैं एज अ स्टूडेंट तो आपको एक रेजिडेंस परमिट मिलता है जो रेजिडेंस परमिट फॉर स्टूडेंट्स होता है, और उसी में आपको वर्क परमिट भी मिलता है जो कि 20 आवर्स अ वीक आपको अलाउ करता है जॉब करने का। इसी तरह स्टडीज़ के बाद जब आप जॉब शुरू करते हैं तो आपको एक रेजिडेंस परमिट मिलता है जिसके साथ आपका वर्क परमिट होता है, ठीक है, जो आपको अलाउ करता है कि आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो। या तो आपको ये मिल सकता है या फिर आपको ब्लू कार्ड मिल सकता है, जिसकी बेस पे आप ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि आप पूरे यूरोप में जॉब कर सकते हैं। और अगर आप पहले से जर्मनी में नहीं हैं स्टूडेंट और आप जो है वो अब्रॉड से आए हैं और डायरेक्टली आप जो है वर्क वीज़े पे आए हैं और आपके पास जो है वो एक जॉब लेटर है कंपनी की तरफ से, आपने स्टडीज़ नहीं करनी, तो उसमें भी जो है वो या आपको सिंपल रेजिडेंस परमिट मिल सकता है जो फुल टाइम आपको वर्क अलाउ कर रहा है, या फिर आपको ब्लू कार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो अब ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक आपका जो है वो रेजिडेंस परमिट है जिस पे आपको वर्क करने की परमिशन है, और दूसरा जो है वो आपका ब्लू कार्ड है। तो इन दोनों के हवाले से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम ब्लू कार्ड के हवाले से। जैसा कि अलवीना ने कहा कि मैं जो है वो जॉब कर रहा हूँ बॉश में, और मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे हर 3, 4 या 6 महीने के बाद एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में एक डिफरेंट लोकेशन पे जॉब करनी होती है। वो जर्मनी में भी हो सकती है, वो यूरोप में भी हो सकती है, वो अब्रॉड भी हो सकती है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि मेरे पास जो है वो ब्लू कार्ड हो, ठीक है। ब्लू कार्ड जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी जो है वो हायर है एक रेगुलर वर्क परमिट से, जो कि हमने कहा कि रेजिडेंस परमिट ही होता है, लेकिन वो आपको फुल टाइम जॉब करने का जो है वो परमिशन देता है। तो ब्लू कार्ड के लिए जो हाई रिक्वायरमेंट है मेनली वो ये है कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। नॉर्मली ब्लू कार्ड के लिए आपको चाहिए होता है रफली 54,000 यूरोज एनुअली, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशंस हैं जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, जो स्टेम फील्ड्स वगैरह हैं आपके, और जो आईटी और टेली कम्युनिकेशन वगैरह है, इनके लिए जो है वो आपकी सैलरी रिक्वायरमेंट 54 नहीं है बल्कि रफली 42,000 यूरोज है, ठीक है। अगर तो आपकी सैलरी इतनी है एनुअली तो आप ब्लू कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप जो है वो रेगुलर वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ब्लू कार्ड में जो है वो फ़ायदा आपको मेनली ये है कि आप ना सिर्फ जर्मनी में बल्कि आप पूरे यूरोप में जॉब कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने जर्मनी में लेट से जॉब की है तकरीबन 18 महीने और उसके बाद आप किसी और कंट्री में चले गए हैं और वहाँ पे आप पीआर अप्लाई करते हैं, तो आपका जो जर्मनी का 18 मंथ्स का स्टे है वो भी काउंट होगा वहाँ की पीआर के लिए, ठीक है। और दूसरा इसमें यह भी फ़ायदा है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है, जो आपकी स्पाउस है और आपके जो बच्चे हैं वो कल को अगर आते हैं तो वो भी इजीली आ सकते हैं ब्लू कार्ड पे, और आपकी या आपका जो लाइफ पार्टनर है उसे भी फ़ौरन से परमिशन मिल जाएगी फुल टाइम जॉब करने की या फ्रीलांसिंग वगैरह करने की या अपनी कोई कंपनी वगैरह स्टार्ट करने की। और दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि इसके जो हैं वो कुछ नुकसान क्या हैं ब्लू कार्ड के, तो ब्लू कार्ड का जो है वो मेनली यही है
कि आपकी अगर जॉब लूज़ होती है ब्लू कार्ड पे, तो आपके पास सिर्फ जो है वो 3 मंथ्स होते हैं एक नई जॉब जो है वो सर्च करने के लिए, ठीक है। और टेक्निकली कहने को ये 3 महीने हैं, लेकिन जिस कंपनी में आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उस कंपनी ने भी आपको जो है वो एक नोटिस देना होता है 3 मंथ्स इन एडवांस कि वो आपको जो है वो फायर कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास 6 माह हो गए और 6 माह में आपने एक नई जॉब अब सर्च करनी है। तो 6 माह काफ़ी होते हैं एक नई जॉब सर्च करने के लिए। बात यह है कि ब्लू कार्ड इन द फर्स्ट प्लेस मिलता ही उन लोगों को है कि जो हाईली क्वालिफाइड वर्कर्स हैं, ठीक है। और उससे ये मुराद है कि आपके पास जो है वो बैचलर्स या मास्टर्स लेवल की जो है वो जर्मनी की डिग्री होनी चाहिए, या अब्रॉड की डिग्री, वो EU की भी हो सकती है, नॉन EU की भी हो सकती है, जो कि उस जर्मन डिग्री से कंपेरेबल हो, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी हाईली स्किल्ड वर्कर हैं और आपके पास अच्छी डिग्री है और आप जो है वो अच्छी सैलरी ले रहे थे, तो ऑफ कोर्स आप 6 माह में दोबारा जो है वो जॉब सर्च कर लेंगे, ठीक है। और अगर जॉब आप नहीं भी सर्च कर पा रहे, तो अगर आप किसी अच्छे अटर्नी से बात करें और आप जो है वो एक अच्छा केस फाइल करते हैं जिसकी बेस पे आप बताते हैं कि ये रीजंस हैं, जैसे कि कोविड-19 है या इस तरह की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके कंट्रोल में नहीं है जिसकी वजह से आप जॉब सर्च नहीं कर पाए, और आप इस तरह से भी ट्राई कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए कि हो सकता है आपको 3 से 6 माह की एक्सटेंशन मिल जाए जॉब सर्च के लिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो रेगुलर वर्क परमिट है उसकी। आपका जो रेगुलर वर्क परमिट है उसकी बेस पे आप पूरे यूरोप में नहीं बल्कि सिर्फ जर्मनी में या जिस भी आपको यूरोपियन कंट्री में वो विला है, सिर्फ आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं। आप बाकी कंट्रीज़ में जाके जॉब नहीं कर सकते। अगर आपने बाकी कंट्रीज़ में जाके ज़्यादा अरसा रहना है तो उसके लिए आपको जो है वहाँ पे जाके नए सिरे से वहाँ पे वर्क परमिट जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें फिर ये है कि जब कल को आपका जो लाइफ पार्टनर है वो जब आता है जर्मनी में, तो उन्हें यहाँ पे आने के लिए जो है वो A1 लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है, जर्मन लैंग्वेज उन्हें वो करनी पड़ेगी। ब्लू कार्ड के लिए वो रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, लेकिन वर्क परमिट के लिए आपको जो है वो रिक्वायरमेंट भी वहाँ पे चाहिए। तो वर्क परमिट की अगर बात की जाए तो वर्क परमिट के इतने बेनिफिट्स नहीं हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि वर्क परमिट आपको तब मिल रहा है जब आपकी सैलरी इतनी अच्छी नहीं है और आप इतने हाईली स्किल्ड वर्कर कंसिडर नहीं किए जा रहे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ मैटर नहीं कर रही कि आपके पास ब्लू कार्ड है या आपके पास जो है वो एक वर्क परमिट है रेगुलर। कल को जो आपका पाथ है PR का वो मोरलेस एक जैसा है, ठीक है। पहले हम बात करते हैं ब्लू कार्ड के हवाले से। जब आपके पास ब्लू कार्ड है तो आप नॉर्मली 33 मंथ्स के बाद PR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन 33 मंथ्स का आपने टैक्स दिया हो, आपकी पेंशन कंट्रीब्यूशन हो, आपने इंश्योरेंस वगैरह दी हो, और उसके बाद जब आपने PR के लिए अप्लाई करना है तो मेनली जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए उनमें यही आता है कि एक तो जो है आपने वो अपना वैलिड उन्हें ब्लू कार्ड शो करना है, आपने अपनी जॉब ऑफर जो है वो शो करनी है, आपने शो करना है टैक्सेस वगैरह सारा कुछ जो है वो आपने फाइल किया हुआ है अच्छे से, वो सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद आपने शो करना है ऑफ कोर्स कि आपके पास जो है वो रेजिडेंस है, सिटी रजिस्ट्रेशन आपने शो करनी है, और बाकी जो छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वैलिड आपका पासपोर्ट हो और पिक्चर हो, मेनली जो है वो यही चीज़ें हैं। और साथ जो आपने शो करना है वो जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट भी हो सकता है। नॉर्मली अगर आप 33 मंथ्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो वो शो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप 21 मंथ्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं ब्लू कार्ड के बाद PR के लिए। वो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास B1 लैंग्वेज सर्टिफिकेट है। और अब बात करते हैं हम वर्क परमिट की। वर्क परमिट के बाद नॉर्मली आप 36 मंथ्स के बाद PR अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपके पास जर्मन B1 है तो आप 24 मंथ्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो बात वही है कि सिर्फ 3 मंथ्स का डिफरेंस है। ब्लू कार्ड का 33 मंथ्स है और इसका 36 है, और लैंग्वेज के साथ ब्लू कार्ड का 21 है और वर्क परमिट का जो है वो 24 मंथ्स है, सही है। तो अगर आप बात कर रहे हैं कि मुझे शुरू में ब्लू कार्ड मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कल को हो सकता है कि आप भी मेरी तरह ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हो या किसी और वजह से आपको पूरे यूरोप में मूव करना है, तो आपको जो है वो ब्लू कार्ड काफ़ी सूट करता है उस तरह से। लेकिन अगर आपको किसी वजह से ब्लू कार्ड नहीं मिला और वर्क परमिट मिला है तो उसका भी जो है वो कोई मसला नहीं है। कल को इवेंचुअली जो है उसके बाद आपको PR मिल जाएगी, सिर्फ 2-3 माह के डिफरेंस से। अब जब आपको PR मिल जाती है तो PR के जो हैं वो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा PR का बेनिफिट ये है ऑफ कोर्स कि आपको जो है वो हर साल या 2-3 साल के बाद रीन्यू नहीं करनी पड़ी। वो आपका अनलिमिटेड आपको अलाउ करता है स्टे जर्मनी में या किसी भी EU कंट्री में जहाँ से भी आपको जो है वो PR मिली हुई है, ठीक है। और उसके बाद और भी चीज़ें हैं कि जैसे मिसाल के तौर पे जो है वो ब्लू कार्ड या वर्क परमिट पे आप जो है वो नॉर्मली 12 मंथ से ज़्यादा अब्रॉड नहीं रह सकते, ठीक है। आपको वापस आना होता है कंट्री में, और अगर आपकी जॉब लूज़ होती है तो आपके पास कम टाइम होता है कल को जॉब सर्च करने के लिए। या फिर ये है कि ब्लू कार्ड वगैरह पे जो है वो ये भी है कि आप जब स्टार्ट करते हो जॉब तो पहले 1 साल या पहले 18 मंथ्स जो है वो आपने उसी कंपनी में जॉब करनी होती है। आप उसके अलावा कहीं और जॉब नहीं कर सकते, क्योंकि आपका वरना वो ब्लू कार्ड का जो पीरियड है वो अफेक्ट होता है।
तो ये डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट है, कुछ जगहों पे 1 साल होता है, कुछ जगहों पे 2 साल वगैरह हो जाता है, लेकिन एक मिनिमम टाइम पीरियड होता है। लेकिन जब उसके बाद आपको पीआर मिल जाती है मिसाल के तौर पे, तो पीआर के बहुत सारे ये फ़ायदे हैं कि पीआर की बेस पे जो है वो आपका बाहर वाला स्टे जो है वो ज़्यादा हो सकता है 12 महीने से, लेकिन वो भी आपको मेक श्योर करना पड़ता है, उसकी भी कुछ जो है वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं। और उसके बाद मिसाल के तौर पे जो है वो अगर आपकी जॉब नहीं है तो आप जो है वो उसमें फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी खोल सकते हैं, नई जॉब सर्च करने के लिए आपको टाइम ज़्यादा मिल सकता है। यानी आपको तकरीबन वो सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो एक नॉर्मल सिटीज़न को मिलते हैं। लेकिन ये है कि क्योंकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते दुनिया में उन सारे कंट्रीज़ में जिस पे जो है वो एक जर्मन पासपोर्ट होल्डर ट्रैवल कर सकता है, और आप वोट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जो प्रीटी मच सारी जो हैं वो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे जो हैं वो आपको मिलते हैं, और काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको उस तरह से पीआर के साथ मिल जाती हैं। जो अच्छी बात है जर्मनी की वो ये है कि आपको मिसाल के तौर पे जब आपका टाइम आता है कोई भी डॉक्यूमेंट अप्लाई करने का, जैसे कि ब्लू कार्ड है या वर्क परमिट है या पीआर है, और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है अगर वो आपकी पूरी हैं तो वो आपको फ़ौरन से, यानी तकरीबन 4 से 6 हफ्ते का उनका प्रोसेस होता है, 4 to 6 वीक्स वो लेते हैं, आपको एक टेम्प्रेरी वो पेपर दे देते हैं, और उसके बाद विद इन 4 to 6 वीक वो आपको आपका कार्ड भी जो है वो सेंड कर देते हैं। कुछ कंट्रीज़ में मुझे पता है ऐसा है कि लोग जो हैं वो बहुत सालों से वेट कर रहे हैं अपनी पीआर का, लेकिन उन्हें पीआर मिल नहीं रही। लेकिन जर्मनी में ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं अगर आप वो पूरी कर रहे हैं और जो भी उनका टाइम फ्रेम है अगर आप उस टाइम फ्रेम में वो अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डेफिनेटली जो है वो पीआर मिलेगी। उम्मीद है कि आपको जो है ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने जो है वो पीआर के हवाले से आपको अच्छे से इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो दी होगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप डेफिनेटली वो कमेंट्स में मेंशन करें, और मैं वो क्वेश्चंस को आंसर करूँगा जिनका भी मुझे पता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।